हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक आप में से कुछ लोग तो मुझे पहले से ही जानते होंगे और कुछ लोग आज इस लेक्चर के लिए मुझे देख रहे होंगे। सो टू ऑल दोस्त जो इस लेक्चर के लिए आज मुझे देख रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जाते जाते प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप अपने सजेशंस देते हुए जाना। आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या और इम्प्रूव हो सकता है, all these things कुछ ना कुछ कमेंट करते हुए जाना, so that I will improve because it's going to be my first lecture and you can also consider it as a demo lecture. So I think कल जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बेसिकली बताया है कि कैसे मैं 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी है, किन लोगों के लिए ये वीडियो है। सो आई होप आपने वो देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाके, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहां जाके देखना। बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर आई विल क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हो, my name is Lakshi. I am from Uttarakhand. I have recently completed my masters in botany. So मैं आपको साइंस में, बायो वाले पार्ट में और बेसिकली प्लांट्स वाले पार्ट में ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। एट द सेम टाइम आई वॉज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट इन माई क्लास। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है आपको हमारे कॉलेज पे, मतलब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था तो वहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। दोज हु स्कोर हाईएस्ट इन देयर क्लास एंड मास्टर्स, दे गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम सीएम फॉर द होल मास्टर्स विच आई रिसीव्ड। एंड या I think इसके basis पे you can judge if I can teach you or not. So without wasting any time, let's just quickly start. मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो इसका पहला चैप्टर है एक्सप्लोरेशन वाला, वो मैं अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। द रीजन इज कि वो पढ़ाने की आई थिंक जरूरत नहीं है। आप एक बार खुद से अपनी एनसीईआरटी पढ़ना और आपको वो समझ में आएगा। देखो, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं स्लाइड्स बनाते रहूं और फिर उस पर लिखते रहूं। वो मेरे लिए थोड़ा, एक तो पहली बार पढ़ा रही हूँ, बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है। दूसरा, तो मैंने पहले से ही ना कुछ नोट्स लिखे हैं। बाय द वे, हम इस चैप्टर को कुछ 3-4 लेक्चर्स में कवर करेंगे या शायद 4-5 लेक्चर्स में भी जा सकता है। सो इट्स नॉट लाइक अ वन शॉट लेक्चर जहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में सब निपटा दें। मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको पास होने के लाले पड़े रहते हैं उन लोगों के लिए बेसिकली ये लेक्चर है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एंड बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा। आप 2x की स्पीड पे या 1.75 1.5 अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सो पहला चैप्टर मैंने इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज वो आपकी पूरी साइंस की बुक जो इतनी है ना, उसकी समरी वाला पार्ट है, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। स्टिल आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगी, वरना कुछ है नहीं उसमें एज सच। सो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। इट्स लाइक द बेस ऑफ साइंस एंड आप 11th क्लास में भी इस चैप्टर को फिर से पढ़ोगे तो जो भी बच्चे मेडिकल लेने वाले हैं, आगे जाके नीट वगैरह की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका बेस बनता है, तो मेक श्योर यू पे अटेंशन। आज सबसे पहले तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सेल क्या होते हैं, कैसा इनका शेप होता है, साइज होते हैं, नंबर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी से पढ़ के ही मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, तो आप लिखते भी रहना। अगर आपके पास नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो प्लीज मेक श्योर आप नोट्स बनाओ। उसके साथ ही इसके बाद जो आपका माइक्रोस्कोप वाला पार्ट है आपकी बुक में, उसको हम थोड़ा देखेंगे, सेल की डिस्कवरी वगैरह देखेंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी एंड ऑल। उसके बाद सेल थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई थिंक आपके एग्जाम में भी आ सकती है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 11th में जाके फिर से पढ़ोगे। तो सेल थ्योरी आज हम इस लेक्चर पे कवर करने वाले हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले चैप्टर का नेम है आपका चैप्टर नंबर 2, आपकी न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे ही मैं पढ़ा रही हूँ, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। आई थिंक बिल्डिंग ब्लॉक से ही आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ। जैसे एक घर है, ओके, एंड किस बचपन में ऐसे ही बनाते थे, तो प्लीज ज्यादा डायग्राम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? आप बोलोगे ईंटें। तो जैसे ये ईंटें इस घर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे ही एक जो सेल होता है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, देन टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, और सॉरी फॉर माय राइटिंग ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें ना सेल से ही बनती हैं। सो सेल इज बेसिकली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। उसके साथ ही जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ही सेल से बने होते हैं। A cell perform all the basic activities necessary for life। जितनी भी आपकी आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर आपका ग्रोथ होगी, एक्सक्रीशन होगी, ये सारी सेल से ही होती हैं। इसलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। जस्ट प्लीज मेक श्योर कि आप इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो और इनको आप दिमाग में बैठा लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टी सेल्युलर भी होता है। यूनिसेल्युलर की अगर मैं बात करूं तो इट्स मेड अप ऑफ वन सेल। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया और ईस्ट, इसमें आप एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हो, पैरामेशियम। ठीक है। वहीं पे अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो ऑफ कोर्स ये अपने नाम से ही बता रहे हैं, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, सो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कुछ भी आप ले लो, प्लांट्स ले लो, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे होते हैं बट अभी आपको एक्सेप्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो आप 11th में जाके पढ़ोगे। प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारी चीजें जो है ये मल्टी सेल्यूलर है। एंड यूनिसेल्यूलर पे इतने ही आते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट और एक पैरामीशियम आप यहाँ पे ऐड कर लेना। अब देखो, अगर हम शेप और साइज ऑफ सेल की बात करें तो सेल के ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइज होते हैं। अगर हम सेल को ऐसे बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल ऐसा ही होता है। इट कुड बी पॉलीगोनल, इट कुड बी सर्कुलर, इट कुड बी कॉल्यूमिनार, इट कुड बी क्यूबॉइडल, इट कुड बी इरेगुलर पॉलीगोनल शेप, कुछ भी शेप हो सकता है सेल का। एंड आपको ये वाला पार्ट मैंने आपकी बुक में इतना ज्यादा देखा नहीं, बट स्टिल आई थॉट कि मैं आपको ये समझा देती हूँ, बिकॉज अगर आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट। एंड कुछ अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, राइट? कम पढ़ोगे वो ज्यादा हानिकारक है, तो आप इस चीज को भी याद रखना। सेल जो होता है वो अपने साइज, शेप और एक्टिविटीज में डिफर करता है, उसका अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, इट कुड बी पॉलीगोनल, सर्कुलर, इट कुड बी क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, इरेगुलर, कुछ भी शेप हो सकता है। सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। ओके, जस्ट दिमाग में घुसा लो इसको कि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। इसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होती है। उसके साथ ही बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 टू 5 माइक्रोमीटर की इसका शेप होता है। उसके साथ ही एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा इज बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। एंड यहाँ पे आइसोलेटेड पे ध्यान देना, ठीक है? हम यूनिसेल्युलर की बात कर रहे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगर हम उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो राउंड या बाइकॉनकेव शेप की होती है। इट कुड बी ऑल्सो लाइक दिस एंड इट कुड बी ऑल्सो लाइक दिस। ओके, बीच में डॉट नहीं। सो इट कुड बी ऑल्सो बाइकॉनकेव एंड सर्कुलर, राउंड। सो इसका जो डायमीटर होती है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है। उसके साथ ही आपको नर्व सेल याद रखना है। अमंग मल्टी सेलुलर दीज आर द लार्जेस्ट सेल, ठीक, लॉन्गेस्ट सेल। एंड या आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ। नहीं तो आप थोड़ा जूम करके देख लेना। एंड जस्ट लीव दिस पार्ट, आई लेफ्ट दिस पार्ट फॉर रफ वर्क। इतना जो पार्ट है आप नोट्स बना लेना एंड इसको ऐसे ही करके लिख लेना। आई थिंक ये हाफ पेज में आ जाएगा और जस्ट मेक श्योर कि ये आपको याद रहे। इसके बाद हम डिस्कवरी और माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आपके बुक पे ना पेज नंबर 9 पे, जहाँ पे आपका स्टडी वाला पार्ट है, उस पे एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन करके एक पार्ट हाईलाइट करा है। एंड इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू जो भी 9th में पढ़ते हैं। इसके पहले जब आप स्कूल जाते होंगे 8 तक का, आपके टीचर्स जो आपके नोटबुक पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं वही एग्जाम में देते हैं और बच्चे को भी आदत हो जाती है रट के वही लिख के आने की। 9th क्लास इसलिए मुझे टफ लगती है क्योंकि 9th पे आपको वो स्पून फीडिंग नहीं होती है, आपको खुद से आपकी बुक्स पढ़नी होंगी। बहुत सारे स्कूल्स पे एनसीईआरटी वगैरह अभी, मतलब एनसीईआरटी तो अभी कंपलसरी ही है, बट टीचर्स स्टिल एस चांद या ऐसी बुक से पढ़ाते हैं क्योंकि कंटेंट अच्छा होता है। ऑफ कोर्स जब मैं आपकी एनसीईआरटी देख रही थी, जब मैंने 9th पढ़ा था उसके बाद अभी मैं 9th पढ़ रही हूँ, हमारे टाइम पे तो एनसीईआरटी कंपलसरी भी नहीं थी, तो तब मैंने एनसीईआरटी देखी भी नहीं थी। अभी मैं एनसीईआरटी देख रही हूँ, मुझे लग रहा है का क्या कचरा दिया है, मतलब किसी टॉपिक का किसी टॉपिक के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एक आगे दिया है एक पीछे दिया है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ना। आज जब हम अपनी सेल थ्योरी के बाद इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, मैं आपको बोलूंगी आपके जो पेजेस हैं, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, जहां से आपका जो सेल का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसको छोड़ के उसके ऊपर का जितना पार्ट है, पेज नंबर 8, 9 और 10, इनकी आप एनसीईआरटी रीडिंग करना। बहुत कम पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट करना। ओके, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एक टॉपिक दिया है, इस टॉपिक नहीं मतलब बेसिक थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। तो ये है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज टू सेपरेट पॉइंट्स। इसको आप ऐसे समझो, आप एक पेज लो, एक ब्लैंक व्हाइट पेज लो, उस पे 2 डॉट्स करो। ठीक है, आई डोंट हैव अ पेज अभी यहाँ पे, बट आप समझ जाओ। आप उस पे 2 डॉट्स करो, आप उसको ऐसे देखोगे तो वो आपको 2 डॉट्स दिखेंगे। आप जैसे जैसे उसको पास 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 लेके आओगे अपने आंखों के इतने पास, तो वहां पे वो आपको एक सिंगल डॉट टाइप्स ही दिखेगा। तो ऐसा आप इसको समझो। एंड ये मैंने एक नोट करके आपका इस पे बना रखा है, आप अपने नोटबुक पे ऐसे ही इसको बना लेना। ये इसलिए क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उस पे ये आ सकता है। जो ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो 0.1 mm होता है। अगर माइक्रोमीटर पे पूछेगा तो आप कन्वर्सन करना आपको आना चाहिए। 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर।
ठीक है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से, इस वाले पोर्शन को तो अच्छे से याद कर लेना, इस वाले पोर्शन को छोड़ भी दोगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखो सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत छोटू छोटू होते हैं, मतलब कि आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, दे आर वेरी छोटू, वेरी मतलब वेरी 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 स्मॉल आप उसको समझो। तो उसके लिए हमें नीड होती है माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली आपको पता होगा, जो अपने स्कूल्स पे भी देखते हो, वो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाई दैम। ठीक है, जो हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उस पे हम दो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं, कौन कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। ठीक है, आपकी जो बुक है उस पे आई थिंक पेज नंबर 9 या पेज नंबर 10 पे कॉर्नर पे, अभी मेरे पास बुक है नहीं यहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, कॉर्नर पे आपको माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया है, एक बार उसको आप देख लेना, और अगर नहीं तो कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना समझने के लिए। स्कूल पे माइक्रोस्कोप होते हैं बट हमको ही पता है कि वो कितना ही हमारे टीचर कितने फंक्शनल होते हैं या कितना टीचर्स उसको यूज करने देते हैं। तो एक बार आप देख लेना, फिर अपने स्कूल के माइक्रोस्कोप को देखना, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और ये चीजें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके अगर आप बायो लेते हो या आई थिंक केमिस्ट्री वगैरह में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोस्कोप, तो आप हर दिन ही देखते हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको आना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कवरी पे चले जाते हैं। डिस्कवरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे, आई थिंक सबको ही पता होगा, नहीं पता है तो आई थिंक पहली बार पढ़ रहे हो तो जान लो। हमारा जो सेल होता हमारा जो सेल होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक जी ने इन 1665। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इसको याद रखो। पहली स्लाइड हमने जो पढ़ी थी उसमें नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह याद रखने हैं, लेकिन इस स्लाइड पे एक तो ये आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। उसके साथ ही आपको ये वाली चीजें बहुत ज्यादा, डिस्कवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने पहला सेल डिस्कवर किया था यूजिंग सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या किया था, ओक प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है जिसका नाम ओक होता है, ओक ट्री। तो उन्होंने उस पर कॉक सेल्स देखी थी, कॉक का मतलब होता है डेड, यहीं पे लिख देती हूँ आप समझ जाना। ठीक है, उन्होंने कॉक सेल्स देखी थी ओक प्लांट की, और उसके बाद उन्होंने जो उनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसके अंडर उसको देखा, तो उन्होंने देखा कि बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिख रहा है कुछ ऐसा। अगर आपने हनी, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो अगर देखा हो, हनी कॉम लाइक मैं आपको दिखाती हूँ एक बार हल्का सा डायग्राम बना के, अगर आपको समझ में आए, कुछ इस तरीके से उनको दिखता था, कुछ इस तरीके से, ऐसे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट उनको दिखा, एंड उन्होंने उसको नाम दिया सेल। तो पहली बार सेल किसने देखा, रॉबर्ट हुक जी ने देखा इन 1665। उन्होंने ओक प्लांट का जो कॉक सेल्स देखी, उनको ऑब्जर्व किया, तो उनको एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखा, उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। ठीक है, लेकिन ये जो सेल थी ना ये डेड सेल्स थी, याद रखना। ठीक है, डेड सेल्स किसने देखी थी पहली बार, रॉबर्ट हुक ने देखी थी इन 1665। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इन 1674। इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था, इसको मैं मार्क कर देती हूँ सो दैट आप भूलो ना। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखा था यूजिंग सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। एंड इन्होंने जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या फिर स्पाइरोगायरा एल्गी, वो पॉन्ड वाटर पे देखा था, और उन्होंने इन सेल्स को नाम दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स, ठीक है, उन्होंने सिंगल सेल माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पाइरोगायरा, ये सारी चीजें देखी थी। पहला लिविंग सेल देखा था किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने इन 1674। और पहला सेल किसने देखा था, वो देखा था रॉबर्ट हुक जी ने ओक प्लांट के डेड, ओक प्लांट की जो कॉक सेल्स होती हैं उस पे, उसको ऑब्जर्व करके। उसके बाद आता है थर्ड साइंटिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन 1831। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके टॉपिक पे है, हम पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, ये पार्ट, ये स्लाइड आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स बना लो, क्योंकि बार बार आप लेक्चर नहीं देख सकते हो, तो इस बेटर, ये छोटू सा है, ये आपके आधा पेज में पहले वाली स्लाइड आई होगी, दूसरे पेज पे आधा पार्ट जो बचा है उस पे इसको लिख लो शॉर्ट शॉर्ट करके। एंड या इसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। एंड लेट मी टेल यू, सेल थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके अभी क्लास 9th के लिए भी एट द सेम टाइम या 11th में जाके आप सेल वाले चैप्टर में फिर से पढ़ोगे, वहां भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट प्लीज मेक श्योर कि आप अभी इसको पढ़ लो, एंड अगले 5 मिनट में हमारा लेक्चर भी रैप हो जाएगा। सो सेल थ्योरी इज बेसिकली, इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाई टू साइंटिस्ट, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उनका नाम था मैथियस शेल्डन
1838 ईयर याद रखने हैं, एक अलग से शॉर्ट नोट बना लो अपने कॉपी के, कहीं पे पेज में साइड पे लिख लो, जो कन्वर्जन वगैरह जो मैंने पहले आपको मिलीमीटर से माइक्रोमीटर पे चेंज करने के लिए कन्वर्जन बताया था वो लिख लो। एट द सेम टाइम ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन था वो लिख लो, और अभी ये साइंटिस्ट भी लिख लो, और साथ में डिस्कवरी वाला पार्ट भी, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ये सारी चीजें लिख लो। तो अभी 2 साइंटिस्ट और ऐड हो गए उन 3 साइंटिस्ट के बाद जो हमने पहले पढ़े थे। सेल थ्योरी जिसने दी थी वो दी थी मैथ्यू शिल्डन ने। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थ्योडर स्वान ने, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ईयर याद रखना 1838 1839, ठीक है। मैथ्यू सिल्डन जो एमएस थे हमारे, इनको एमएस करके बोलते हैं, जो एमएस थे इन्होंने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने देखा कि सारे ही प्लांट्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब हर एक प्लांट में सेल है, जैसे मैंने बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो आप समझ जाओ। तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, एंड जो प्लांट्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू। वही थियोडर स्वान जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सेल के पास एक थिन लेयर होती है जिसको आज की डेट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी आप जान लो कि इन्होंने एनिमल्स को पढ़ा, इन्होंने देखा कि जैसे प्लांट्स के पास तो सेल्स होती है, बट जब इन्होंने एनिमल्स देखा, इन्होंने बोला एनिमल्स के पास भी सेल होती हैं जैसे कि प्लांट के पास होती हैं। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। ये लास्ट में टॉपिक है आपका, मैं अभी पढ़ा रही हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारी लाइफ है इस अर्थ में, जो भी लाइफ है वो सारी सेल से बनी होती है। सो ये थोडर स्वान ने बोला और ये मैथ्यू शिल्डन ने बोला, इसको आप याद रखना। ये जूलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला एनिमल्स जो होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं। एट द सेम टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्होंने बात करी। वही मैथ्यू शिल्डन जो कि एमएस 1838, इन्होंने हम बोला कि डिफरेंट प्लांट को ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि सारे ही प्लांट्स के पास सेल होती है। एंड साथ ही इन दोनों ने मिलकर, अगर आपको कोई बोले हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, तो आपको बोलना है मैथ्यू शिल्डन इन 1838 एंड थियोडर स्वान इन 1839। ओके, बट लिमिटेशन, यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है कि ये लोग ना बता नहीं पाए कि नए सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिन्होंने की सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। फॉर्मुलेट किसने करा, अगर कोई पूछेंगे तो आपको मैथ्यू शिल्डन और थियोडर स्वान ही बोलना है। अगर कोई आपको पूछे हु गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, तो आपको रुडोल्फ विर्चो बोलना है, जो कि 1855 में आए। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। अब देखो, एक बहुत मस्त सा नाम है, आपको याद रखना है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये आपकी 9th की बुक में नहीं है, बट ये 11th की बुक में है, एंड मैंने पहले अपने टाइम पे पढ़ा था तो मुझे याद है। आपको मेरे साथ रिपीट करो, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है कि जो नए सेल्स होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जब डिवाइड करती हैं उससे न्यू सेल्स बनती हैं। उन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने ये बोला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये लैटिन लैंग्वेज में है। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, फाइनल अगर क्लासिक सेल थ्योरी का जो जो पॉइंट्स कंक्लूजन निकल के आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपकी बुक में भी लिखे हैं, वहां से पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक यूनिसेल्यूलर या मोर देन वन मल्टी सेल्यूलर सेल से बने होते हैं। उसके साथ ही इन्होंने बोला सेल जो होती है ये बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है लिविंग बींग्स का। ये तो आप चैप्टर से भी अंदाजा लगा सकते हो, तब से हम यही बात कर रहे हैं। थर्ड, जो रुडोल्फ विर्चो ने बोला, जो उन्होंने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को, कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई होप कि ये क्लियर हो, प्लीज इसको याद कर लेना। आज हमने बस 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो बहुत इजी हो जाता, बट मुझे ये लिख के फिर कैमरा रोक के तो वो शूट करने में टाइम लगा। बट इट वॉज माई फर्स्ट लेक्चर। इट वुड बी ग्रेट, आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट करते हुए जाओ और आप मुझे बताओ कि मैंने कैसे पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। सो या, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन रैप अप करने से पहले मुझे आपको होमवर्क देना है। होमवर्क ये है कि 9th-10th में हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप 11th-12th में जाओगे और आप नीट वगैरह की तैयारी करोगे तो आपको एनसीईआरटी रटनी पड़ेगी। एक बार नहीं, 10-10 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी से आदत डालो, बहुत टाइम नहीं लगता। मैंने जितना पढ़ाया ये आपको आपके स्टार्टिंग के 8th, 9th और 10th वाला पेज आपको पढ़ना है अपनी बुक का, चैप्टर नंबर 2। उसके साथ ही आपको लास्ट जहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ पे सेल थ्योरी थोड़ी सी देरी की है, उसको जाके पढ़ना। एनसीईआरटी से पढ़ना, हाईलाइट करना सीखो इंपॉर्टेंट चीजों को। ये साइंटिस्ट को हाईलाइट करो, अपना एक साइड पे शॉर्ट नोट बना लो। ये चीज आप 11th में जाके मुझे याद करोगे फिर से जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। सो या, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। आपको कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।